रात गहरी हो रही थी। मेरा और अर्जुन संदरपुर के रास्ते पर चल रहे थे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, मगर उनके कदमों की चाप के सिवा कोई और आवाज न थी। दरख्त लंबे और साए गहरे हो रहे थे, जैसे अंधेरे में कोई छिपा हो। अचानक अर्जुन थक कर रुक गया। मेरा बस करो, मेरे पीर दुख रहे हैं। हमें रुकना नहीं चाहिए अर्जुन। ये जंगल कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें फौरन आगे बढ़ना चाहिए। सुंदरपुर ज्यादा दूर नहीं होगा, रुकने का खतरा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो जैसे खतरे का वहम लगा हुआ है। हम कब पहुंचेंगे सुंदरपुर? देखो वो दरख्त, कितनी ठंडी छांव है। बस कुछ देर बैठ जाते हैं, फिर चलेंगे। अर्जुन ने मेरा की बात को नजरअंदाज किया और खुद दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर हचकचाते हुए इसके करीब बैठ गई। रात के साए और गहरे हो गए, हर चीज पर सुकून थी, मगर अचानक दूर कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी, जैसे कोई बेसहारा बच्चे जंगल में भटक रहा हो। अर्जुन, तुमने भी वो आवाज सुनी? ये किसी बच्चे के रोने जैसी लग रही है। हाँ, मैंने भी सुना। ये आवाज बहुत अजीब लग रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आवाज के ताक़ुब में आगे बढ़े। चांदनी की मध्यम रोशनी में एक बच्चा नजर आया, जो जमीन पर बैठा सिसकियां ले रहा था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? ये जगह बच्चों के लिए महफूज नहीं। बच्चा अचानक खामोश हो गया। उसका रोना रुक गया, वह बल साख्त हो गया, जैसे कोई पतला हो। ये बच्चा अचानक खामोश क्यों हो गया? अर्जुन, यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा। ये बच्चा यहाँ अकेला कैसे हो सकता है? मेरा ने घबरा कर अर्जुन की तरफ देखा। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा पर उठाने लगा। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मेरा और अर्जुन की आंखें खौफ से फट गईं। ये क्या है? इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? अर्जुन, इसका चेहरा ये इंसान का चेहरा नहीं है। बच्चे का चेहरा और जिस्म कागज से बना हुआ था। इसकी आंखों की जगह दूसरी खोखली गहराइयां थी। अचानक इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगा, जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके जिस्म से सरसराहट की खौफनाक आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना कागज फट रहा हो। मेरा, भागो, कुछ ठीक नहीं है। दोनों जानब जाकर जंगल में दौड़ने लगे। पीछे सरसराहट की आवाजें तेज हो रही थीं। संदरपुर की शाम खामोश थी। राजेश चौपाल के एक कोने में बैठा था, जमीन पर नजरें गाड़े, जैसे वहां से कोई आमदन निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसके सांस से भारी हो रही थे और माथे पर मेहनत की लकीरें गहरी हो चुकी थी। राजेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सुबह से देख रही हूं तुमने कुछ खाया भी नहीं। कोई बात है? कविता, मैं महीनों से गांव के सरदार मुकेश से अपनी मजदूरी मांग रहा हूं, मगर वो देने से इनकार कर रहा है। हमारे घर का सामान खत्म होने वाला है। अगर वो वक्त पर पैसे दे देता तो हम इस हाल में ना होते। ये तो वाकई बहुत बड़ी परेशानी है, मगर राजेश, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, रानी के दूध के लिए भी पैसे नहीं बच्चे। अगर मुकेश ऐसे ही टालता रहा तो हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो राजेश, हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे। शायद मैं अपनी पड़ोसन अनीता से कुछ उधार ले आऊं। तुम बस हौसला रखो। राजेश के सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। इसने ठान लिया कि वो मुकेश से आखिरी बार हिसाब लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हवेली की तरफ बढ़ा, दिल में बेशुमार सवाल लिए। ओह राजेश, फिर आ गया। कितनी बार कहूं, मुझे तंग मत करो। मुकेश, तुमने 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मैं हर बार तुमसे मांगने आता हूं और तुम टाल देते हो। अब मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। मेरी बीवी और बेटी भूख से मर रही है।
तुम कुछ ज्यादा ही जबान खोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फरियादों से मुझे फर्क पड़ेगा? मैंने तुम्हें बच्चा पैदा करने को नहीं कहा था। तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूं मुकेश। मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं लिया, मैंने तुम्हारे खेतों में दिन रात मजदूरी की है। मजदूरी? हाँ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। जाकर जिससे चाहे शिकायत कर लो। मुकेश, खुदा के लिए मेरी बात समझो। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूं। अगर तुम मेरे नौकर होते तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता, मगर लगता है सबक देने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं देनी थी तो काम क्यों करवाया? मैंने तुम्हारे खेत संवारे, तुम्हारी जमीन को संभाला, और अब तुम। ये जुल्म है मुकेश। तुम्हें एक दिन इसका जवाब देना होगा। चले जाओ यहां से राजेश, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुकेश ताकतूर था, बेरहम था। इसके लिए राजेश की फरियादों की कोई हैसियत नहीं थी। वो गरूर से हिंसा और राजेश को धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया। राजेश की दुनिया अंधेर हो गई। घर पहुंचते ही कुएता ने दरवाजा खोला। राजेश की हालत देखकर अस्कादल दहल गया। इसने जल्दी से आगे बढ़कर राजेश को संभाला। अंदर आते ही राजेश खड़ा कर चारपाई पर बैठ गया। कोयता की नजरें उसके जख्मी चेहरे पर जम गईं। वो कुछ हल में साकतर ही फिर कांपती आवाज में बोली, राजेश, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें किसने मारा? तुम्हारा चेहरा जख्मी क्यों है? कविता, मैं खाली हाथ आया हूं। मुकेश ने फिर इनकार कर दिया। इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये जुल्म है। अल्लाह देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। मगर अभी तुम्हारे जख्म। बैठो, मैं पानी और मरहम लाती हूं। तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। वो कह रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही जुबान खोल रहा हूं, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। इसने मुझे धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया, और सब तमाशा देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। हौसला मत हारो राजेश, हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है। तुम बस हिम्मत रखो। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं, बीवी और बच्ची भूख से बेहाल है। मगर वो हंसता रहा। कह रहा था कि मैं जाकर जिससे चाहे शिकायत कर लूं। कविता, अब क्या होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। न खाने को कुछ है, न रानी के दूध के लिए पैसे। हम कैसे जिगे? मैं अनीता से कुछ उधार ले आती हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेगी। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, मगर जब मजबूरी आ जाए तो हौसला हारने से बेहतर है कि किसी से थोड़ी सी मदद ले ली जाए। मेरा दिल कहता है कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हम कहां जाएं? क्या करें? अल्लाह पर भरोसा रखो राजेश, सब ठीक हो जाएगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं जानती हूं कि मुश्किलात हैं, मगर हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। अनीता, मैं नहीं जानती कि मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। राजेश की हालत देखकर मेरा दिल डूब रहा है। महीनों की मजदूरी के बाद भी मुकेश ने इसे इसके हक से महरूम कर दिया, और अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं जानती थी कि हालात बुरे हैं, मगर इतने ज्यादा कि तुम्हें किसी के दरवाजे पर मदद के लिए आना पड़े, ये सोचना भी तकलीफ दे है। मदद के लिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। राजेश खाली हाथ बैठा है, रानी भूखी है, और मैं बेबस हूं। अनीता, तुम बेबस हो? नहीं कविता, तुम बेबस नहीं हो। तुम जितनी मजबूत हो, शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। औरत सिर्फ एक घर की दीवार नहीं होती, वो सुतून होती है जो चाहे तो पूरी दुनिया थाम ले। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कभी कोई काम नहीं किया।
मुझे कुछ भी नहीं आता और अगर मैं नाकाम हो गई तो? अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खटखटाना पड़ता है कविता। अगर कोई तुम्हें हक ना दे तो तुम्हें खुद हक हासिल करना होगा। मैं तुम्हें एक काम सिखा सकती हूँ, एक ऐसा काम जो तुम्हें खुद मुख्तार बना देगा। खुद मुख्तार बना देगा? कौन सा काम अनीता? क्या मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं कागज के खिलौने बनाती हूँ और तुम भी सीख सकती हो। बाजार में ये खिलौने बिकते हैं, लोग उन्हें खरीदते हैं, और अगर हम उन्हें कुछ खास बना दें तो ये और भी ज्यादा बनेंगे। आम खिलौनों के होते हुए कोई कागज के खिलौने क्यों खरीदेगा? आखिर क्या चीज उन्हें खास बनाएगी? हम उन्हें एक कहानी देंगे, एक जज्बा देंगे। हर खिलौना कुछ सुनाएगा, सिर्फ खेलने के लिए नहीं होगा बल्कि सीखने के लिए भी होगा। हम ख्वाब बेचेंगे, उम्मीद बेचेंगे, खुशियां बेचेंगे। उम्मीद बेचेंगे, खुशियां बेचेंगे। अनीता, तुम्हें यकीन है कि ये कामयाब होगा? क्या वाकई लोग उन खिलौनों को खरीदेंगे? ये कामयाब होगा कविता। तुम बस मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। हम मिलकर इन खिलौनों को इतना खास बनाएंगे कि लोग उन्हें हाथों हाथ खरीदेंगे। बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी? अनीता, मैं तैयार हूँ। मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया, मगर अब मैं अपनी बेटी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यही जज्बा चाहिए कविता। अब वक्त जाय ना करो, आओ अभी से शुरुआत करते हैं। इन्नीता कागज निकालती है और कोयता को खिलौने बनाना सिखाने लगती है। इब्तदा में कोयता के हाथ कान पते हैं, मगर अनीता उसे हौसला देती है। कुछ दिनों में कोयता माहिर हो जाती है और बाजार में इसके खिलौने बुकते नजर आते हैं। यूं कोयता की जिंदगियां एक नई राह पर गामजिन हो जाती है, जहां वह सिर्फ एक घरेलू औरत नहीं बल्कि एक बाहमताब और खुद मुख्तार औरत बन जाती। एक दिन अनीता मीरा के घर आती है और उससे उसकी परेशानी पूछती है। अनीता, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, मैं बस कुछ दिनों से घर में ही हूँ। बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा कई दिनों से तुम्हें बाजार में नहीं देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ हुआ है? लगता है कोई बात तुम्हें बेचैन कर रही है। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अनीता, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रही। मैं और अर्जुन इस दिन जंगल के रास्ते सुंदरपुर जा रहे थे। रास्ते में हमने कुछ देर आराम करने का सोचा। वहां हमें एक बच्चा नजर आया, लेकिन वो कोई आम बच्चा नहीं था अनीता। वो इंसान नहीं लग रहा था। इसका जिस्म जैसे कागज से बना हो। इसकी आंखें बिल्कुल साकित थी, जैसे वो मदद मांग रहा हो मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। हम डर गए और वहां से भाग आए, लेकिन जब से लौटी हूं मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता था मगर मैंने सुना ही नहीं। मगर मैं कैसे जानूं कि ये सच में एक मासूम रूह थी या कोई आसिर? ये वाकई अजीब बात है मेरा, लेकिन तुम्हें पता है कभी कभी वो चीजें जिनसे हम डरते हैं असल में इतनी खतरनाक नहीं होती जितना हम सोचते हैं। शायद इस बच्चे की कोई कहानी हो जो तुम्हें सुननी थी। ये जानने का एक ही तरीका है मेरा, सच का सामना करो। अगर तुम इस खौफ से आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें दोबारा इस जंगल में जाना होगा। क्या मेरा दोबारा जंगल में जाएगी? क्या वो इस पतले का राज जान पाएगी जो वहां था? जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं।